Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about transportation system, right? We have seen the circulatory system of our human body and its components. So, I hope you all have revised that chapter. And now, in today's class, we are going to start with a new chapter that is reproduction in plants. सो बच्चों वी आर गोइंग टू सी कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो किस तरह से अपने जैसे ही नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी द स्पॉटलाइट and we are going to see all the things that we are going to learn. So first of all, we have understand the concept of reproduction in plants as the process of creating new individuals. So now बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन को समझेंगे हमारे प्लांट्स के अंदर एंड हम उस प्रोसेस को देखेंगे जिस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं न्यू इंडिविजुअल्स को. Then second, we are clearly distinguish between asexual reproduction involving a single parent and sexual reproduction involving two parents. So इसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, asexual reproduction जिसके अंदर खाली एक ही parent involve होता है, and then we are going to see sexual reproduction जिसमें two parents involve होते हैं. Then third, we have identify and describe common methods of asexual reproduction in plants such as vegetative propagation, runners and tubers. So now बच्चों इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग कुछ कॉमन मेथड्स देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रनर्स, ट्यूबर्स, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं. देन फोर्थ वी हैव एनालाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एंड अभी तक तो हमने बात करी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बट देन वी आर गोइंग टू लर्न द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. देन एक्सप्लेन पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डिस्पर्सल एंड देयर सिग्निफिकेंस. सो इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एंड सीड डिस्पर्सल कैसे होता है. देन वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एज वेल. So now students, here we have boot up. So given here is an image which shows eye buds on potato or potato tubers. So now बच्चों हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक इमेज है एंड ये इमेज क्या शो कर रही है, आई बर्ड्स, जो कि किस पे है, पोटैटो या फिर पोटैटो ट्यूबर्स पे. सो हैव यू एवर नोटिस दीज स्ट्रक्चर्स एट योर होम. सो नाउ बच्चों हम सबके घर में पोटैटोज आते हैं एंड कभी ना कभी हमने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे पोटैटोज के ऊपर जरूर देखे होंगे, राइट? इज देयर एनी यूज ऑफ देम? सो ना बच्चों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इन ट्यूबर्स के, ये जो हमारे पास व्हाइट सब्सटेंस हमको देखने को मिल रहा है, ये आई बर्ड्स जो हमको देखने को मिल रही है, क्या इनका कोई यूज होता है? सो बच्चों यस, इनका यूज होता है, राइट? सो हम लोग इस पे यस पे टिक करेंगे. देन using provided clues identify various parts of the plant. I produce pollen and nectar to attract pollinators. So now बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम पॉलन भी प्रोड्यूस करते हैं, हम नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट क्या हो सके, हम पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके. तो ये हमारे प्लांट का कौन सा पार्ट है? सो बच्चों दिस इज फ्लावर. देन I contain the plant's embryo and develop into a new plant. So ये कौन सा पार्ट है, ये है seed. So आप सब लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो, इन प्लांट पार्ट्स के नाम को लिखने वाले हो. So this is seed and the first one is flower. Right? Now students, let's move forward. So now students, first of all we are going to see the reproduction. So reproduction क्या होता है, all living organisms have the ability to reproduce, which means they can create new individuals of their own kind. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एबिलिटी होती है, एंड वो किस चीज की एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. अब रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि वो नए इंडिविजुअल्स क्रिएट करेंगे, एंड वो इंडिविजुअल्स कैसे होने वाले हैं, बिल्कुल उनके जैसे, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है बिल्कुल उन्हीं के जैसे एक नए इंडिविजुअल्स जो है वो बनने वाले हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. So plants in particular have several different methods for reproduction. So now बच्चों अगर हम बात करें प्लांट्स की, so प्लांट्स के पास क्या होता है, प्लांट्स के पास बहुत सारे different methods होते हैं reproduction के. So they can reproduce through seeds.
सबसे पहली चीज, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? प्लांट्स सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सो बच्चों, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि जब भी हम लोगों को एक नया प्लांट ग्रो करवाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट की सीड्स जो है वो सॉइल के अंदर सो कर देते हैं, एंड देन अब उन सीड्स के अंदर से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। सो दैट मीन्स कि हमारा एक न्यू प्लांट जो है वो किसकी वजह से ग्रो होता है? हमको क्या चाहिए होता है? सीड। नाउ which grow into new plants or through spores which are tiny cells that can develop into new plants। ना बच्चों, अब हमको एक चीज क्या बोली गई कि या तो नया प्लांट सीड्स के थ्रू ग्रो करेगा या फिर स्पोर्स के थ्रू। अब स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स बच्चों हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉटन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर छोटी छोटी सी सीड्स होती है, एंड वो मिलियंस में होते हैं। सो जब वो किसी भी जगह पे जाकर गिर जाते हैं तो वो वहां पर क्या करते हैं? उस जगह पे एक नया प्लांट ग्रो करवा देते हैं। So some plants can also reproduce asexually using their own bodies। ना बच्चों, अब कुछ प्लांट क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को ही यूज कर कर एक नया प्लांट जो है वो क्रिएट करवा देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई रोज प्लांट है, तो हमारे पेरेंट्स या फिर हमारी ग्रैंड मदर्स क्या करती हैं, उन रोज प्लांट्स की स्टेम को कट कर कर उसको एक नए पॉट में लगा देती है, एंड वहां से एक नया प्लांट निकल कर आ जाता है। सो दैट मीन्स हम लोग प्लांट के पार्ट्स को यूज कर कर भी क्या कर सकते हैं? एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। Now, we will explore these various methods of plant reproduction and understand how each method contributes to the growth and survival of plants। So बच्चों, अब हमने इतने सारे जो मेथड्स पढ़े, हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, सबके बारे में अच्छे से बात करेंगे, सो दैट हम सबको इन सब के बारे में एक डीप नॉलेज मिले, राइट? सो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। सो प्लांट्स हैव वेरियस पार्ट्स दैट सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो बच्चों, प्लांट्स के पास ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और ये पार्ट्स क्या करते हैं? हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं एंड रिप्रोडक्शन सपोर्ट करवाते हैं। सो अब ऐसे पार्ट्स कौन से हैं जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन सपोर्ट करवाते हैं? ये है रूट्स, stems and leaves which are collectively known as vegetative parts। so now बच्चों, अब हमारे पास क्या क्या है? रूट, स्टेम्स, लीव्स, एंड इन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव पार्ट्स। so now after a period of development, many plants produce flowers. For example, many trees flowers in the spring, then the mango fruit develop during summer. The seeds within the fruits can grow into new plants। So बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं? वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, है ना? एंड देन हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंगो ट्री फ्लावर जो है वो ग्रो होता है स्प्रिंग के टाइम पे, देन मैंगो फ्रूट्स जो है वो डेवलप होते हैं उन फ्लावर्स के अंदर से, देन उसके बाद उसी फ्रूट के अंदर हमको सीड्स देखने को मिलती है, जिससे एक नया प्लांट जो है वो ग्रो हो सकता है। सो हेंस फ्लावर क्या है? फ्लावर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए, एंड इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। सो ना बच्चों, अब हमारे पास प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, एंड वो कौन है? फ्लावर, क्योंकि फ्लावर के पास फीमेल पार्ट भी होता है एंड मेल पार्ट भी होता है। एंड वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे पार्ट्स जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। नाउ अब बच्चों, हमारे पास यहाँ पर क्या बोला गया कि टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हमारे प्लांट्स जो है वो दो तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड वो क्या है? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब दोनों ही मेथड्स बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि प्लांट की स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू होती रहे, प्लांट स्पीशीज जो है वो डेड ना हो जाए। सो उसके लिए ये रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग बात करते हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट सीड्स, whereas sexual reproduction involves the generation of new plants from seeds। So बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो नए इंडिविजुअल्स बना सकते हैं, एंड प्लांट्स ये नए इंडिविजुअल्स बिना सीड्स के बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सीड्स की कोई जरूरत नहीं है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे नए प्लांट्स बनते हैं सीड्स के थ्रू ही। So some plants like sugarcane, potatoes, roses can reproduce through visible without seeds। So now बच्चों, अगर हम लोग बात करें कुछ प्लांट्स की, जैसे कि शुगर केन, पोटैटोज, रोजेस, ये सब जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि रोज का एक नया प्लांट बनाने के लिए हम लोग एग्जिस्टिंग प्लांट से ही उसके कुछ पार्ट्स कट करके सॉइल में डिग कर देते हैं, एंड एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो क्या हम लोगों ने यहाँ पर सीड्स का यूज किया? नहीं।
सो इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि शुगर केन, पोटैटो, रोज, इन सब को हम लोग ग्रो करवा सकते हैं बट विदाउट सीड्स, यानी कि इन सब के हम नए प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं विदाउट सीड्स. सो these plants use alternative methods such as vegetative propagation, where new plants grow from parts of parent plant like stems, roots और tubers. सो बच्चों अब ये सारे क्या है, ये सारे प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रोज और पोटैटो प्लांट की, तो ये कैसे विदाउट सीड्स एक नया प्लांट ग्रो करवा रहे हैं. तो ये लोग कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज करते हैं एंड वो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो बच्चों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा नया प्लांट बनेगा वो वेजिटेटिव पार्ट से बनेगा. एंड वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते थे, पार्ट्स अदर देन आवर फ्लावर, राइट. सो अब यहाँ पर जो नया प्लांट बनने वाला है वो वेजिटेटिव पार्ट से बनेगा, इसलिए इसको बोला जा रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो यहाँ पर हम लोग नया प्लांट ग्रो करवाते हैं हमारे पेरेंट प्लांट के ही पार्ट से, जैसे कि स्टेम से, रूट से, ट्यूबर से. सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अब इस तरीके की रिप्रोडक्शन से होता क्या है कि हम लोग प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं, स्प्रेड करवा सकते हैं, इवन दो उनके पास अगर सीड्स नहीं है तो. सो ना बच्चों हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके पास पहले तो सीड्स होती थी बट अब उनकी सीड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है. सो क्या अब हम उन प्लांट्स की एग्जिस्टेंस को खत्म कर दे? नहीं. मान लो हमारे पास बनाना है, बनाना के पास पहले सीड्स होती थी बट अब उसके पास सीड्स नहीं है. सो क्या हम लोग बनाना खाना छोड़ दे, यानी कि बनाना को अब हम लोग एक्सटिंक्ट करवा दे? नहीं. सो इसलिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला जिससे हम लोग इस तरीके के प्लांट्स की हेल्प कर सकते हैं कि उनकी स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू होती रहे. So now students, next we have asexual mode of reproduction. So asexual reproduction is a process in which new plants are produced without involvement of seeds. So बच्चों asexual reproduction होता क्या है? asexual reproduction में हम लोग नए plants produce करवाते हैं, but ये नए plants जो है वो कैसे produce होते हैं? Without any involvement of seeds, यानी कि यहाँ पे seeds की कोई जरूरत नहीं होती. अब इस तरह के रिप्रोडक्शन में हमको खाली एक ही पेरेंट चाहिए होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स चाहिए होते हैं? ओनली विद द हेल्प ऑफ वन पेरेंट हम लोग एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं. एंड ये जो नया प्लांट प्रोड्यूस होता है बच्चों ये एकदम आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट प्लांट के. इसलिए जो हमारे पास नए फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सब एकदम कैसे लगते हैं? अपने पेरेंट्स जैसे ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू. Plants can reproduce asexually in several ways, including spore formation, fragmentation, budding, vegetative reproduction. So now बच्चों अब हमने ये देखा asexual reproduction होता क्या है, right? So asexual reproduction में खाली एक पेरेंट चाहिए जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग, जो कि नया प्लांट बन रहा है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स प्लांट के जैसा दिखता है. बट अब ये जो asexual reproduction है उसमें हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं. एंड वो डिफरेंट मेथड्स क्या है? स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो अब हम लोग इन सारे मेथड्स को एक एक करके समझेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद स्पोर फॉर्मेशन. Spores are tiny reproductive units that allow plants and fungi to reproduce asexually. So बच्चों spores है क्या? Spores जो है वो छोटे छोटे reproductive units है, right? And ये छोटे छोटे reproductive units क्या allow करते हैं plants and fungi को कि वो reproduce कर सकते हैं asexually. So spores की वजह से हमारे plants और fungi asexually reproduce कर पा रहे हैं. But कैसे? For example, fungi on bread grow from spores in the air. Spores are very light and can travel long distances through the air. So now बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ब्रेड को थोड़े टाइम के लिए बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर फंगस आ जाती है, राइट? जब हमको एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिखता है, सो दैट इज फंगस. अब ये फंगस हमारे ब्रेड के ऊपर ग्रो क्यों कर पा रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ दी स्पोर्स जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट है. अब एक्चुअली में ये स्पोर्स बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं. यानी कि अगर ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर ओरिजिनेट हो रहे हैं सो ये यहाँ से लैक्स ऑफ किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं. ये इतने ज्यादा लाइट वेट होते हैं. नाउ अब बच्चों होता क्या है,
हर स्पोर के पास ना एक टफ आउटर लेयर होती है। अब देखो सोचने वाली बात ये है कि अगर वो लाइट वेट है तो वो ट्रैवल तो कर पा रहे हैं, बट एनवायरमेंटल कंडीशन तो हर जगह बदलती है। हर जगह कुछ ना कुछ तो उनको एनवायरमेंट की तरफ से अटैक मिल रहा होगा, तो वो मर क्यों नहीं रहे? क्योंकि स्पोर्स के पास क्या है, एक बाहर की आउटर टफ लेयर है। सो इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। और ये लेयर हमारे स्पोर को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है कि आप ट्रैवल करते जाओ, कहीं पे भी एनवायरमेंट कंडीशन जैसी भी होगी उससे मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। सो यहाँ पर ये आउटर लेयर हमारे हमारे स्पोर को हार्श कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया, लो ह्यूमिडिटी हो गई, हेवी रेनफॉल हो गया, इन सारी चीजों से क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे ही कंडीशंस एकदम एक्यूरेट हो जाती है, उस टाइम पर क्या होता है कि अब ये स्पोर जर्मिनेट कर सकता है, यानी कि इसकी जो आउटर लेयर है वो अब क्रैक कर जाती है एंड वो इसको अलाउ करती है कि ठीक है अब आप जर्मिनेट करो और नए प्लांट्स के अंदर ग्रो करो। प्लांट्स लाइक मॉस एंड फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। अब हमारे पास कुछ प्लांट्स है जैसे कि मॉस एंड फर्न्स, एंड ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। सो नाउ बच्चों, इन फंगाई स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। बच्चों अगर हम बात करें फंगस के अंदर, फंगाई के अंदर जो स्पोर्स है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो विद इन द स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, स्पोरेंजिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास एक ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया। एंड इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट है हमारे स्पोर्स। which are specialized organs where spores are produced and released. And hyphae क्या है, एक thread like structures that form the main body of fungi and are crucial for nutrient absorption. So now बच्चों आप इस sporangium के just नीचे एक thread like structure देख पा रहे हो, and इसी structure को क्या बोला जाता है, hyphae. And ये hyphae जो है वो क्या करता है, ये हमारे स्पोर को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है उस सरफेस के साथ जहां पर ये लोग ग्रो कर रहे होते हैं, राइट। सो नाउ hyphae also plays role in formation of sporangia which subsequently produce and release spores. and बच्चों इस hyphae का एक रोल तो क्या हो गया कि ये मेन बॉडी है हमारे फंगस की एंड ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करवाता है। कैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करवा रहा है, आप इस hyphae के जस्ट नीचे देखो हमारे पास कुछ रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये रूट्स क्या करती है, ये न्यूट्रिएंट्स उस पर्टिकुलर जगह से, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करती है एंड hyphae के थ्रू ये ट्रैवल होकर हमारे स्पोर्स तक पहुंच पाता है, राइट। इसके अलावा hyphae और क्या करता है, स्पोरेंजियम के फॉर्मेशन में भी हाइफे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ना बच्चों ये था हमारा स्पोर फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन भी एक मेथड है किस चीज का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि हमको किसके अंदर देखने को मिलता है, एल्गेस के अंदर एंड एल्गे से ही सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। when environmental conditions such as adequate water and nutrients are favorable, an algae can break into several smaller pieces. बच्चों जब environmental conditions जैसे कि हमारे प्लांट को, हमारे algae को adequate water मिल रहा है, nutrients मिल रहे हैं, favorable condition मिल रही है, उस टाइम पे क्या होता है, ये algae ना टूट जाता है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड अब ये हर छोटा पीस, ये हर एक फ्रैगमेंट जो है वो डेवलप हो जाएगा एक बड़े एल्गे के अंदर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल एल्गे है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पाइरोगायरा है। अब ये स्पाइरोगायरा हमारे पास अभी ये पेरेंट प्लांट है, ये पेरेंट प्लांट दो फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड हुआ एंड अब होगा क्या, ये दोनों के दोनों फ्रैगमेंट्स एक नए इंडिविजुअल के अंदर फॉर्म हो जाएंगे। ईच ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल्स। एंड अब इनमें से हर एक फ्रैगमेंट क्या करने वाला है, एक नए इंडिविजुअल के अंदर बनने वाला है। दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउज एल्गे टू स्प्रेड एक्सटेंसिवली एंड रैपिडली। एंड इसकी वजह से होता क्या है, इस फ्रैगमेंटेशन की वजह से हमारे एल्गेस जो है वो बहुत जल्दी डिवाइड हो सकते हैं, बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकते हैं। Now next we have budding. Budding is a form of asexual reproduction. It can only be observed under microscope. In this process, small bulb-like projection called buds begin to form on the surface of yeast cells. Now बच्चों अब budding जो है वो भी क्या है, एक asexual reproduction है। एंड यहाँ पे होता क्या है कि yeast cells के ऊपर हमको छोटे छोटे buds like structure देखने को मिलते हैं। जिस तरह से आप सब लोगों ने शिनचैन देखा होगा, शिनचैन में जैसे ही एक उसकी मम्मी
उसको मारती थी तो शिनचैन के सर पे क्या होता था, एक छोटा सा बर्ड, एक फोड़ा टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर हो जाता था। सो उसको आप लोग इस टाइम पे रिलेट करोगे किससे, बर्ड की तरीके से। सो अब ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है यीस्ट के सरफेस पे। एंड ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये बर्ड्स पहले चेन की तरीके से फॉर्म होते चले जाते हैं इस तरह से। मैं आपको एक रफ रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ इसका। सो इस तरह से ये बर्ड्स जो है वो चेन के फॉर्म में बनते चले जाते हैं। एंड फाइनली जैसे ही इनको एक अच्छा एनवायरमेंटल कंडीशन मिलता है, सो ये सब जो है वो आपस में ब्रेक डाउन होकर एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। सो ना बच्चों, as the bird grows it eventually detached from the parent plant and see, यहाँ पर यही बोला गया है कि जैसे जैसे बर्ड ग्रो होता जाता है वो फाइनली अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएगा। समटाइम्स मल्टीपल बर्ड्स फॉर्म इन सक्सेशन। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको रफ डायग्राम दिखाया है ये है ही किस चीज का, कि जिसमें हमारा मल्टीपल बर्ड्स जो है वो बनते जा रहे हैं हमारे पेरेंट प्लांट से। एंड जैसे ही उनको एक अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगी सब वो क्या करेंगे, वो अब डिवाइड हो जाएंगे। So multiple buds form in succession, creating a chain of budding as in yeast cells. So this process allows large number of yeast cells to be reproduced in short period, especially when sufficient nutrients are available. So now बच्चों, इस budding process की वजह से होता क्या है कि बहुत सारे yeast cells जो है वो produce हो सकते हैं कुछ छोटे से time period के अंदर ही, short time period के अंदर ही बहुत सारे bud cells जो है वो produce हो सकते हैं। So now Here we have hands-on learning one. So हमारा एम क्या है यहाँ पे कि हम स्टडी करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एंड इसमें हम कौन सा मेथड देखने वाले हैं, बडिंग, जो कि यीस्ट के अंदर हो रही है। सो मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमको एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, पीस ऑफ यीस्ट केक चाहिए, वाटर चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, शुगर, ग्लास साइड एंड माइक्रोस्कोप। नाउ मेथड क्या होने वाला है, हम लोग एक पीस लेने वाले हैं यीस्ट का एंड उसके बाद हम इसको रखेंगे फ्लास्क के अंदर विद सम वाटर। इसके बाद हम इसके अंदर एक स्पून शुगर डालने वाले हैं, इसको शेक करेंगे कि ये डिसॉल्व हो जाए। देन वी आर गोइंग टू कीप इट इन वार्म प्लेस ऑफ अ रूम एंड आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ग्लास स्लाइड। एंड अब इसके बाद हम लोग इस पानी को एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इसको माइक्रोस्कोप के अंदर। सो इसके बाद हमको बताना है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो ना बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि बहुत सारे बर्ड्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे हमारे यीस्ट सेल के ऊपर। सो हमको क्या देखने को मिला, हमने यहाँ पर एक यीस्ट सेल को कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जिसकी वजह से अब वो ग्रो करेगा एंड अब वो क्या करने लगेगा, बर्ड्स फॉर्म करेगा। सो यू कैन ऑल्सो सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल्स फ्रॉम दीज बर्ड्स एंड चेन ऑफ बर्ड्स ऑन पेरेंट यीस्ट सेल। सो ना बच्चों, आप सब लोगों को ये एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ जरूर परफॉर्म करना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें हमने क्या देखा था कि नए प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट से, राइट। एंड वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, हमारे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और बड्स। Since the process uses these parts rather than seeds, अब होता क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हमारे पार्ट्स यूज किए जाते हैं, राइट, हमारे प्लांट के पार्ट्स यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ देयर सीड्स। सो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर नया प्लांट ग्रो हो सकता है, बट कैसे, हमारे पेरेंट प्लांट के वेरियस पार्ट्स यूज करके। So now here we have by roots. So बच्चों, plants like sweet potatoes and dahlias can produce new plants from their roots. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से प्लांट पार्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय दी रूट्स। सो हमारे जो स्वीट पोटैटोज होते हैं, जो दालियाज होते हैं, ये सब कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये नए प्लांट प्रोड्यूस करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। सो when section of these roots are planted in the soil, अब जैसे ही हमारे roots के कुछ सेक्शन सॉइल के अंदर प्लांट किए जाते हैं, सो वो डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर, नए प्लांट्स के अंदर, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे बाय स्टेम। सो वेरियस मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम आर डिस्कस्ड बिलो। सो अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्लांट्स की जो कि स्टेम्स के थ्रू क्या करते हैं, नए प्लांट्स प्रोड्यूस करवाते हैं। सो इसमें बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है कटिंग। सो कटिंग का मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था रोज प्लांट का, राइट। सो
कटिंग क्या है, एक तो ये सबसे ज्यादा सिंपल है एंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, खाली प्लांट की स्टेम को कट कर कर एक नया प्लांट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट सच एज रोज और चंपा। अब हम यहाँ पर कौन सा प्लांट लेने वाले हैं, रोज या फिर चंपा। सो अब हम इसको कट करेंगे एट द पॉइंट वेयर लीव ग्रोस, एंड जहां पे लीव ग्रो करती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, नोड, राइट। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम वन नोड टू अनदर नोड, एक ब्रांच लेंगे, एक पोर्शन लेंगे एंड उसको कट कर देंगे। अब इस पीस ऑफ ब्रांच को ही हम क्या बोलते हैं, कटिंग। सो जब कटिंग हो गई, सो अब हम इस ब्रांच का क्या करेंगे, हम इसको एक सॉइल में जाकर डिग कर देंगे, उसको रेगुलरली वाटर देंगे एंड इवेंचुअली क्या होगा कि इसके अंदर से रूट्स निकलने लगेगी। कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है, कुछ हफ्तों में क्या होने वाला है, नई लीव्स और शूट्स जो है वो अपीयर हो जाएगी एंड एक नया प्लांट बन जाएगा। सो ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, पर्टिकुलरली उन प्लांट्स के लिए जिनकी सीड्स जो है अब वो ग्रो नहीं होती, जिनके अंदर हमको सीड्स देखने को नहीं मिलती। सो नाउ अब ये सेम मेथड जो है वो हम किसके साथ कर सकते हैं, मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हैं। सो आप लोगों ने मनी प्लांट के केस में भी ये देखा होगा अपने घरों के अंदर कि उनकी भी क्या करा जाता है, ब्रांचेस को कट किया जाता है, उनको दूसरे प्लांट के अंदर डिग किया जाता है, दूसरे पॉट के अंदर डिग किया जाता है एंड एक नया मनी प्लांट जो है वो वहां से ग्रो हो जाता है। जस्ट हमको उनको रेगुलरली वाटर करना होता है एंड उनको एक अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशन देनी होती है। सो नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव बर्ड्स। सो अब हम उन बर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हम पोटैटो के ऊपर देखते हैं। सो बहुत सारे प्लांट्स के पास क्या होते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं एंड ये वेजिटेटिव बर्ड्स जो है वो शूट्स के अंदर डेवलप हो सकते हैं। शूट का मतलब क्या होता है, पार्ट्स अदर देन रूट्स, राइट। सो अब इन बर्ड्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। सो ये बर्ड्स जो है वो लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, ये एक्सिल्स में होते हैं एंड ये एक्सिल्स क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पर लीफ अटैच होती है स्टेम से, राइट। सो अब वेजिटेटिव बर्ड्स के पास क्या होता है, इनके पास शॉर्ट स्टेम होती है एंड इमेच्योर लीव्स होती है एंड ये सारी चीजें जो है वो एक साथ टाइटली पैक होती है। सो ओवर टाइम बर्ड जो है वो ग्रो हो सकते हैं एक नए शूट के अंदर, राइट। सो अब बर्ड्स क्या करेगी, वो एक नए शूट के अंदर डेवलप होगी जो कि फर्दर एक नया प्लांट बनाएगा। सो अब आप सबको ये वाली चीज देखनी है कि पोटैटो के ऊपर क्या होते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स। ये बर्ड्स जो है उनके पास वीक स्टेम्स होती है, वीक लीव्स होती है एंड ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक नए शूट के अंदर डेवलप हो जाएगी एंड ये नया शूट ही क्या बनाएगा, एक नया प्लांट। Now, बच्चों next we have potatoes are well known example of vegetative propagation through their eyes. So potatoes के अंदर हम vegetative propagation कर सकते हैं ना, but ये vegetative propagation हम लोग कर कैसे सकते हैं, through the eyes. So potatoes के अंदर जो हमको ये छोटे छोटे से डॉट्स देखने को मिलते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, eyes. एंड ये छोटे छोटे से स्कार्स होते हैं हमारे पोटैटो के सरफेस के ऊपर। सो ईच आई कंटेन्स अ बर्ड दैट कैन स्प्राउट इनटू अ न्यू प्लांट। अब बच्चों हमारे पोटैटोस के हर आई क्या कर सकती है, वो एक बर्ड के अंदर ग्रो हो सकती है और ये एक बर्ड जो है वो नया प्लांट बना सकता है। सो टू प्रोपेगेट पोटैटोस द पोटैटो इज कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद ईच विद एटलीस्ट वन आई। सो बच्चों अब अगर हमको एक पोटैटो को यूज करके क्या करना है, अगर हमको एक पोटैटो प्लांट्स का बगीचा बनाना है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम पोटैटो को इस तरह से कट करेंगे कि उसके हर पार्ट में एक आई जो है वो आनी चाहिए। These pieces are then buried in soil and इसके बाद हम इन pieces को soil के अंदर बरी करेंगे, इसको रेगुलरली वाटर करेंगे एंड कुछ पीरियड ऑफ टाइम में the birds in the eyes will sprout। इन eyes के अंदर से birds जो है वो निकलने लगेंगे एंड इस तरह से न्यू पोटैटो प्लांट्स जो है वो बनेंगे। सो ये मेथड इंश्योर कर रहा है कि हम लोग रैपिडली ग्रो करवा सकते हैं मल्टीपल प्लांट्स को खाली एक सिंगल पोटैटो से। देन हम बात करते हैं थ्रू राइजोम। सो बच्चों आप लोगों ने जिंजर और टर्मरिक यानी कि आप लोगों ने हल्दी देखी होगी एंड आप लोगों ने अदरक देखी होगी, राइट। सो अब हल्दी और अदरक इनको भी हम लोग प्रोपेगेट करवा सकते हैं वेजिटेटिवली, ठीक है। सो इनका हम क्या यूज करते हैं, वी यूज देयर अंडरग्राउंड स्टेम्स जिसको क्या बोला जाता है, राइजोम्स। सो इन राइजोम्स के पास भी क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। जिस तरीके से पोटैटो के पास बर्ड्स होते हैं, इनके पास भी बर्ड्स होते हैं एंड इनके भी बर्ड्स क्या करते हैं, नए शूट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं जैसे उनको सॉइल के अंदर डिग किया जाता है। सो अब ये बर्ड्स जो है वो नया प्लांट बनाने वाले हैं। So now students, here we have cacti. So cacti are an example of plants that propagate through detached segments. When parts of cactus break off,
ईच पीस कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। सो बच्चों कैक्टाई के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा प्लांट का पार्ट गिर जाता है, हमारे प्लांट से डिटैच हो जाता है, सो वो क्या करता है, वो एक नए प्लांट के अंदर ग्रो करता है। सो दिस एबिलिटी हेल्प्स कैक्टाई स्प्रेड एंड थ्राइव इन चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स। एंड हमारे प्लांट की इसी एबिलिटी की वजह से क्या होता है, कैक्टस जो है वो स्प्रेड हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर ग्रो कर सकता है, वेयर सीड प्रोपेगेशन माइट बी लेस सक्सेसफुल। एंड बच्चों इस तरीके का हम लोगों को प्रोपेगेशन, इस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोगों को बहुत ज्यादा सक्सेसफुली देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके पास सीड्स जो है वो काफी ज्यादा कम होती है। सो नाउ here we have hands on learning too. So हमारा एम क्या है, यहाँ पे हमको स्टडी करना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के अंदर। मटेरियल्स हमको क्या क्या चाहिए, वी नीड रोज और चंपा विद अ नोड, सॉइल एंड वाटर। नाउ अब हमारा यहाँ पर मेथड क्या रहने वाला है, वी हैव टू कट अ ब्रांच ऑफ रोज, हम रोज की एक ब्रांच को कट करने वाले हैं, या फिर चंपा की एक ब्रांच को कट करने वाले हैं जिसके अंदर नोड्स होने चाहिए। सो नाउ ये पीस ऑफ ब्रांच को हम लोग क्या टर्म देने वाले हैं, कटिंग। कटिंग को अब हम कहाँ डालेंगे, सॉइल के अंदर। देन इसके बाद हम इसको रेगुलरली वाटर करेंगे, इसको एक अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशन में रखेंगे। एंड कुछ दिनों बाद हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं कि रूट्स जो है वो निकलने लग जाएगी, नए लीव्स जो है वो अराइज हो जाएंगे। So now students, here next we have bi-leaves. So the leaves of plants like Bryophyllum and Begonia produce buds on the notches in their margins. अब बच्चों हम बात करेंगे कुछ लीव्स की। सो लीव्स की हम यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं, ब्रायोफाइलम की। सो ब्रायोफाइलम की एजेस पे हमको क्या देखने को मिलती है, कुछ नॉचेस देखने को मिलती है उनके मार्जिन्स पे। एंड उन नॉचेस में से क्या रिलीज हो सकते हैं, कुछ बर्ड्स निकल सकते हैं। सो व्हेन लीफ फॉल्स ऑन टू मॉइस्ट सॉइल, अब होता क्या है, जैसे ही एक लीफ गिरती है एक मॉइस्ट सॉइल के ऊपर, सो ये बर्ड्स जो है वो स्प्राउट हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं नए प्लांट्स के अंदर। सो ये एक नेचुरल और एफिशिएंट वे है, राइट। सो ये एक नेचुरल और एफिशिएंट वे है ब्रायोफाइलम के लिए, जिससे वो स्प्रेड हो सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को बिना किसी नीड ऑफ सीड के। सो हेयर वी हैव पिक अप मोर। सो ब्रायोफाइलम क्या है, ब्रायोफाइलम के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं। एंड इनको कॉमनली यूज किया जाता है किस चीज के लिए, इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एंड हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। सो नाउ बच्चों हियर वी हैव एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि हमको फायदा क्या हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एंड वो बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहली चीज तो हमारे प्लांट्स जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं बाय यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो प्लांट्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ग्रो कर रहे हैं वो टिपिकली बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, एंड यहाँ पर हमको सीड्स की भी जरूरत नहीं होती। एंड ऑल्सो इनके अंदर हमको फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीजें जो है वो जल्दी देखने को मिलेगी। देन वी हैव जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी। सो अब जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, सो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज करके जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं। सो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हमारे न्यू प्लांट के अंदर पेरेंट की जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लेकर आ सकते हैं। Then we have reliability. So vegetative propagation is more predictable than seed propagation, which can be influenced by various factors affecting seed germination. So बच्चों vegetative propagation में ना हम लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, predictable होते हैं, right? हम लोगों को पता होता है कि इसकी leaves ऐसे ही आएगी, इसके flowers ऐसे ही आएगी, क्योंकि ये exactly अपना parent clone होता है। But seed reproduction के अंदर हम लोगों को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि seed से देखकर हम ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि plant कैसा produce होगा, right? So हमको हमारे plant के बारे में कुछ पता नहीं होता है by the seed reproduction. So ये मेथड जो है वो हमको काफी अच्छे प्लांट्स प्रोवाइड करवा रहा है, हम इसके ऊपर रिलायबल हो सकते हैं, हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो हमने इतने सारे एडवांटेजेस तो पढ़े, बट कुछ डिसएडवांटेज भी देखते हैं, एंड वो क्या है, इट लीड्स टू ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब बच्चों ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से ग्रोथ फास्ट हो रही है, तो इसका मतलब अब होने क्या वाला है कि प्लांट्स की बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। सो ड्यू टू लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन द अडेप्टेबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू एनवायरनमेंट इज लिमिटेड, एंड सो दे ग्रेजुअली लूज विगर एंड बिकम प्रोन टू डिजीजेस। सो बच्चों अब होता क्या है, इस हमको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन यानी कि कुछ डिफरेंसेस तो देखने को मिलते नहीं है हमारे नए प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्लांट एक नए एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर अडेप्ट नहीं कर पाता, एंड उसको बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो सकती है, क्योंकि हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन तो डे बाय डे जो है वो चेंज हो रहा है। सो हियर वी हैव ब्रश अप सेशन 1. सो वी हैव नेम द फॉलोइंग.
So now students, here we have named the following. First part, the part of plant that absorbs water and nutrients from the soil. So ये कौन सा part है? These are roots. Then the plant part that supports the plant transport nutrients between roots and leaves. So ये क्या है? ये है stem. Then the reproductive part of plant that contains both male and female gametes. And ये कौन है? ये है हमारा flower. Then we have the process by which new plants are produced from the vegetative parts, and इस process को क्या बोला जाता है? Vegetative propagation, right? Then next we have the type of reproduction in which new plants are produced from detached plant parts. So बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास ऐसा कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें हमारे नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे डिटैच प्लांट पार्ट से. सो यानी कि हमारे नए प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे बट किससे? हमारे डिटैच प्लांट पार्ट से. सो ये भी हमारे अंदर किसके अंदर आ जाता है? दिस इज ऑल्सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. Then the structure in yeast where small bulb-like projections form a new cell. So हमसे क्या बोला जा रहा है कि structure in yeast जहाँ पे हमारे small bulb-like projections जो है वो एक नया cell जो है वो produce करवा देंगे. So students, here we have the structure in yeast where small bulb-like projections form a new cell. So yeast के पास ऐसा कौन सा structure था जिससे नए cells produce हो रहे थे? These are buds. So now students, next we are going to start with sexual mode of reproduction. So sexual reproduction in plants involves the process of producing new plants from the combination of male and female gametes. So बच्चों sexual reproduction के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग नए plants बनाते हैं and नए plants के लिए हमको male gamete भी चाहिए and female gamete भी चाहिए. So sexual reproduction के अंदर हमको दो parents चाहिए, एक male and एक female. सो बच्चों अब यहाँ पर फ्लावर्स जो है वो क्या है? वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है हमारे प्लांट के. सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिनके अंदर हमको मेल पार्ट भी देखने को मिलता है एंड फीमेल पार्ट भी देखने को मिलता है. एंड इन दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स के अंदर ही हमको नेसेसरी चीजें मिलेगी जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है. सो here we have flower structure. So now बच्चों flower has following parts. First of all हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? stamen की. and ये stamen क्या है? male reproductive part. So stamen के अंदर क्या होता है? It consists of anther and filament. So बच्चों एंथर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है एंड फिलामेंट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट. सो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टेमन बोलते हैं. स्टेमन के अंदर हमारे पास एंथर है एंड फिलामेंट है. सो द एंथर इज पार्ट ऑफ द स्टेमन जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन्स. एंथर क्या है? हमारे स्टेमन का पार्ट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन्स. एंड इन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? इनके अंदर होते हैं गेमीट्स. और यही गेमीट जरूरी होते हैं किस चीज के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए. सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फिलामेंट. और फिलामेंट एक स्टॉक है और ये स्टॉक सपोर्ट करता है हमारे एंथर को. एंड इसके अलावा अब हमारे एंथर को एक अच्छा पॉलिनेशन मिल सके, एक अच्छा पॉलन ट्रांसफर मिल सके, उसके लिए भी ये स्टॉक, ये फिलामेंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है. देन इसके बाद हम बात करेंगे पिस्टल की. एंड पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो अब पिस्टल के अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 डिविजन्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो बच्चों स्टिग्मा हमारे पिस्टल का सबसे टॉप पार्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, ठीक है. एंड ये स्टिकी क्यों है? सो दैट इज पिस्टल के ऊपर एंथर के पोलन ग्रेन्स जो है वो आकर चिपक जाए, ठीक है. देन हमारे पास है स्टाइल. एंड स्टाइल क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमारे पास जो ये मिडल में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टाइल. सो ये स्टाइल क्या करता है? ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करवाता है. एंड अब जो हमारे स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स चिपके हुए हैं वो ओवरी तक कैसे जा पाएंगे? वो इस स्टाइल के थ्रू ही ट्रैवल करके जाएंगे. एंड ओवरी कहाँ पर होती है? ओवरी हमारे पिस्टल के एकदम बेस पे है, एकदम नीचे है. एंड इस ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स भी देखने को मिलते हैं. और इन ओव्यूल्स के अंदर ये क्या होता है? इन्हीं के अंदर है हमारा फीमेल गेमीट जिसको हम क्या बोलते हैं? एग. सो इस तरह से हमारे पोलन से जो मेल गेमीट है वो स्टिग्मा पे स्टिक होकर साइड से ट्रैवल कर कर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अंदर जाएगा एंड एग के साथ फ्यूज होगा.
ना बच्चों हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की। सो टाइप ऑफ फ्लावर्स में हमारे पास सबसे पहले है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, खाली एक ही तरीके का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि या तो इनके पास स्टेमन होगा या फिर इनके पास पिस्टल होगा। और इनका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर। एंड इनके पास क्या हो सकते हैं, इनके पास सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होते हैं, आइदर ऑन द सेम प्लांट या फिर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हमारे पास क्या है, इनके पास स्टेमन भी होते हैं और पिस्टल्स भी होते हैं, अलाउइंग देम टू परफॉर्म बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन भी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में पिस्टल भी है, जिसकी वजह से ये लोग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया। सो ना बच्चों, हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग एंड यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा एम क्या है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल। सो हम लोग स्टेमन और पिस्टल के वेरियस पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। सो इसके लिए मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए मस्टर्ड, चाइना रोज, पेटूनिया फ्लावर, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर। नाउ मेथड क्या होने वाला है, हम लोग लेंगे मस्टर्ड, चाइना रोज, पेटूनिया फ्लावर, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर फ्लावर्स, एंड हम सेपरेट करेंगे इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल। सो ऑब्जर्वेशन क्या होने वाला है, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर, इनके पास खाली क्या है, पिस्टल या फिर खाली स्टेमन, वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया, इनके पास स्टेमन एंड पिस्टल्स दोनों हैं। सो कंक्लूजन क्या है, फ्लावर्स या तो उनके पास खाली पिस्टल होगा या फिर स्टेमन होगा, एंड उनको क्या बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और फ्लावर जिनके पास स्टेमन और पिस्टल दोनों होता है, उनको क्या बोला जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। नाउ नेक्स्ट ओवर हियर वी हैव पॉलिनेशन। सो बच्चों, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन में ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, एंड पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहां से हो पाएगा, एंथर से, राइट। सो एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, और कहां पर होता है ये, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा क्या था, हमारा फीमेल पार्ट, राइट। सो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, उसी को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। एंड ये पॉलिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए। So now बच्चों, here we have thought shower. If the pollen of China rose is dusted on a stigma of lily plant, will it result in pollination and fertilization? Why or why not? So बच्चों, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर चाइना रोज के पॉलन्स आकर लिली प्लांट के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं तो क्या यहाँ पर पॉलिनेशन होगा। तो बच्चों, पॉलिनेशन तो हुआ है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, राइट। अब हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा क्या। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद द फीमेल गेमीट। सो अब आप लोगों को ये सोचना है कि क्या फर्टिलाइजेशन होगा, होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों। सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं दो मेन तरीके की पॉलिनेशन की, एंड वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये पॉलिनेशन विद इन द फ्लावर ही हो रहा है या फिर सेम प्लांट में ही हो रहा है। देन और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि ये डिफरेंट प्लांट्स के अंदर हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। सो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन्स जो है वो या तो सेम फ्लावर पर आकर गिर जाते हैं या फिर हमारे सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर आकर गिर जाते हैं। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का जो एरो है, यहाँ पर एक ही फ्लावर के अंदर हमको क्या दिख रहा है कि सेम फ्लावर के एंथर से ही वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया। बट सोचो कि अगर इस प्लांट के ऊपर दो चार फ्लावर्स और होते, और अगर एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर गिर जाता, तो क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन होता। सो नाउ बच्चों, हम बात करेंगे इन दिस केस प्लांट्स जो है वो अपने आप को फर्टिलाइज कर सकते हैं एंड उनको किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती। बट हम बात करें अगर क्रॉस पॉलिनेशन की, सो क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स व्हेन पोलन फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ when pollens from a flower on one plant lands on the stigma of a flower on a different plant of the same species. So बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मान लो ये भी एक रोज प्लांट है और ये भी एक रोज प्लांट है। अब अगर इस रोज प्लांट का एंथर इस रोज प्लांट के स्टिग्मा पे आकर गिरेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। बट अगर ये एक रोज फ्लावर है और इस रोज फ्लावर पे, इस रोज प्लांट पे हमारे पास मान लो ये 3 फ्लावर्स है, सो इन 3 फ्लावर्स में से अब किसी का भी एंथर किसी के ऊपर भी जाकर गिर जाए, ये क्या माना जाएगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन माना जाएगा। सो अगर हमको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो हमको 2 प्लांट्स चाहिए ही चाहिए, एंड वो भी सेम स्पीशीज के। सेम स्पीशीज का मतलब दोनों रोज प्लांट, दोनों मैंगो प्लांट, दोनों लिली प्लांट। सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेम स्पीशीज। सो
आई होप आप लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्लियर हुआ होगा। सो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हमको जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो बच्चों यहाँ पर होता क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हमको थोड़े से ना नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक प्लांट हो सकता है कि ये वाला जो प्लांट है जिससे एंथर आ रहा है, इस प्लांट के फ्लावर्स बहुत ज्यादा हेल्दी हो, और इस प्लांट जो कि जिस दूसरे रोज प्लांट के ऊपर ये गिर रहा है, हो सकता है कि इस रोज प्लांट के फ्लावर्स इतने ज्यादा हेल्दी ना हो, इतने ज्यादा कलरफुल ना हो। सो अब इसका जो स्पर्म आ रहा है, इसका जो एंथर आ रहा है, वो जब इस प्लांट के ऊपर आकर गिरेगा, तो इसका मतलब ये अपनी क्वालिटीज अपने साथ ला रहा है ना, ये अपने हेल्दी फ्लावर्स अपने साथ ला रहा है इस डल फ्लावर्स वाले के साथ। तो हमको यहाँ पर थोड़े जीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एक जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। So now here we have agents of pollination. So generally pollen grains के पास क्या होता है, टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि उनको ड्राई होने से बचाता है। एंड ऑल्सो पॉलिनेशन, इसको हमेशा क्या चाहिए होता है, कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं। एंड एजेंट्स का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि इन पोलन ग्रेन्स को कैरी करे एंड उनको जाकर स्टिग्मा पर रिलीज कर दे। ये एजेंट्स क्या हो सकते हैं, ये इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, विंड है, वाटर है एंड अदर एनिमल्स है। एंड इन्हीं एजेंट्स को क्या बोला जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। So now बच्चों here we have thought shower. So do you think insect pollinated flower can also be pollinated by wind? Why? So now बच्चों क्या आपको लग रहा है कि एक फ्लावर है हमारे पास जिसको इंसेक्ट ने पॉलिनेशन किया है, सो क्या वही फ्लावर हमारा विंड से भी पॉलिनेट हो सकता है? सो नाउ बच्चों यस, हमारे वही फ्लावर्स जो है वो इंसेक्ट से भी पॉलिनेट हो सकते हैं, वो विंड से भी पॉलिनेट हो सकते हैं, वो वाटर से भी पॉलिनेट हो सकते हैं। So next we are going to talk about insects. So many insects are attracted by color and scent of petals. So बच्चों अब होता क्या है, इन pollinators को flowers attract कैसे करते हैं अपनी तरफ? So बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो कलर और सेंट से अट्रैक्ट होते हैं जो कि पेटल्स का होता है, राइट। सो अब ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उन पेटल्स के ऊपर जाते हैं, वहां से नेक्टर कलेक्ट करते हैं। और नेक्टर क्या होता है, नेक्टर एक स्वीट लिक्विड है जो कि यूजुअली हमारे फ्लावर्स के बेस पे प्रेजेंट होता है। एंड इस प्रोसेस के अंदर कुछ पॉलन्स जो है वो स्टिक हो जाते हैं हमारे इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स के ऊपर। एंड जब ये इंसेक्ट्स किसी दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे उनके नेक्टर के लिए, सो अब ये पॉलन्स क्या कर सकते हैं, ये उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो सकते हैं। सो ये इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। सिमिलरली ग्रेजिंग जो एनिमल्स है जैसे कि बर्ड्स एंड विंड, ये भी क्या करवाते हैं, ये भी पॉलन ग्रेन्स को कैरी करवाते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। नाउ नेक्स्ट वी हैव विंड। सो विंड बच्चों क्या करता है, विंड भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर में हेल्प करता है। एंड विंड से हमारे एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जो है वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर सकते हैं। एंड सम सच फ्लावर्स आर स्मॉल, नॉट ब्राइटली कलर्ड, एंड ऑल्सो ये लोग नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। सो उनको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होती है, क्योंकि इनके पास इंसेक्ट्स तो नहीं आ रहे बट विंड की वजह से इनका जो है पॉलिनेशन हो पा रहा है। एंड ये कौन से प्लांट्स के अंदर हमको देखने को मिलता है, मेज एंड वीट के अंदर। देन वी हैव वाटर। सो वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैरी हो जाते हैं फ्लावर से टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, बट ये किसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से। सो प्लांट्स दैट आर पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर, उनका एग्जांपल क्या है, लिली। सो इन दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनिमल इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इस तरीके के पॉलिनेशन में हमको एनिमल्स की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम तो वाटर कर रहा है। So now next we have fertilization. And fertilization क्या होता है, fertilization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा मेल गेमीट फ्यूज करता है फीमेल गेमीट के साथ एंड एक नया इंडिविजुअल बनता है, एक जाइगोट बनता है। सो मेल गेमीट क्या होता है, स्पर्म, फीमेल गेमीट क्या होता है, एग। सो आफ्टर पॉलिनेशन अब होगा क्या कि इस पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टाइल के थ्रू हमारे ओवरी के अंदर पहुंचेंगे। एंड ओवरी के अंदर क्या थे, ओव्यूल्स, जिनके अंदर हमारा एग प्रेजेंट था। सो अब यहाँ पर क्या होगा, मेल एंड फीमेल गेमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे ओव्यूल के अंदर एंड इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनने वाला है, जाइगोट। सो ये जाइगोट ही आगे जाकर किसके अंदर डेवलप होगा, एक एम्ब्रियो के अंदर। एंड ये एम्ब्रियो ही हमारा एक अर्ली स्टेज न्यू प्लांट है। So now students here next we have fruit and seed formation. So बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है कि हमारी जो ओवरी है, हमारे प्लांट की जो ओवरी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर। एंड फ्रूट जो है, फ्रूट इज एसेंशियली अ राइपेंड ओवरी दैट एनक्लोजेस द सीड। एंड इस फ्रूट के अंदर ही हमको क्या देखने को मिलता है, सीड, जिसके अंदर हमारा एम्ब्रियो है, राइट। सो फ्रूट जो है वो एक तरीके से क्या करता है, हमारे डेवलपिंग सीड, हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड
करवा रहा है। सो हम बात करते हैं एक फ्लैशी फ्रूट की। सो कुछ फ्रूट जैसे कि मैंगो, ऑरेंजेस, ये कैसे होते हैं, ये जूसी एंड सॉफ्ट होते हैं एंड इसलिए ये फ्रूट्स जो है उनको एनिमल्स अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो अब होता क्या है, इन एनिमल अट्रैक्शन की वजह से सीड डिस्पर्सल होता है, क्योंकि ये एनिमल्स क्या करते हैं, इन फ्रूट्स को खाते हैं एंड इनकी सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होती चली जाती है। एंड हो सकता है कि वो जब इन फ्रूट्स को खाए सो इसकी सीड्स को भी खा जाए और उनको एक्सक्रीट कर दे किसी दूसरी जगह पे, जिससे इनकी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाती है। देन नेक्स्ट वी हैव हार्ड फ्रूट्स। सो अदर फ्रूट्स जैसे कि ऑलमंड्स एंड वॉलनट्स, इनके हार्ड आउटर शेल होते हैं, राइट। एंड इन ये फ्रूट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो पाते हैं विद द सीड्स मोर रिगरसली एंड मे रिक्वायर मैकेनिकल मीन्स, राइट, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स टू ब्रेक ओपन एंड रिलीज द सीड्स। अब हमारे पास कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके पास एक बहुत ज्यादा हार्ड आउटर कवरिंग होती है एंड इनको तोड़ने के लिए कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि इनके अंदर की सीड्स को रिलीज करवा दे। So now, bachcho, here we have brush up session 2 and we have to answer the following questions. So we have to answer, name the reproductive part of a flower. So हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है हमारे फ्लावर के अंदर। सो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हमारे पास स्टेमन भी है एंड हमारे पास पिस्टल भी है। In which part of stamen do we find pollen grains? So pollen grains कहाँ पर होते हैं, एंथर में। In which part of carpel और pistil do we find the ovules? So ovules कहाँ पर है, ओवरी के अंदर। So now students, here we have seed dispersal and its significance. So seed dispersal क्या है and वो important क्यों है? So seed dispersal एक critical process है जिसमें क्या ensure होता है कि plants जो है वो spread हो सकते हैं various location पे and इससे इनकी growth जो है वो promote होती है new areas में and even इनकी जो seedlings का competition है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब विदाउट सीड डिस्पर्सल सीड्स जो है वो कभी भी किसी पेरेंट प्लांट के आसपास जो है वो आएगी नहीं, उसको जो है वो अच्छी सनलाइट नहीं मिल पाएगी, वाटर मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे एंड कंपटीशन जो है वो हिंडर कर जाएगा उनके डेवलपमेंट को, राइट। सो नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्पर्सल बाय विंड। सो सम सीड्स बहुत ज्यादा कैसी होती है, लाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इजिली विंड के थ्रू कैरी हो सकती है एंड इनके एग्जांपल्स क्या है, ड्रमस्टिक ट्री, मैपल ट्री सीड्स जिनके पास विंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड इसकी वजह से ये लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सकते हैं। देन हमारे पास कुछ सीड्स है जैसे कि ग्रासेस, ये कैसी होती है, लाइट वेट होती है एंड ये इजिली विंड के थ्रू ब्लो हो सकती है। देन हमारे पास कुछ हेयरी सीड्स है जैसे कि दोज ऑफ एक् जिसको हम मदर प्लांट बोलते हैं या फिर सनफ्लावर, इनके पास अडेप्टेशन होती है कि इनको ये फ्लोट कर सकते हैं एंड ट्रैवल कर सकते हैं विंड से। Then we have dispersal by water. So अब हमारे पास seeds and fruits है जो कि क्या हो सकते हैं, water के थ्रू disperse हो सकते हैं and इनके पास buoyant and fibrous और spongy coatings होती है जिसकी वजह से ये easily float भी कर सकते हैं। and इसका example क्या है, हमारे पास coconut जो कि बहुत लंबे distance तक travel कर सकता है and नई locations पर पहुंच सकता है। Then we have dispersal by animals. So कुछ सीड्स के पास क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं जो कि अटैच करते हैं इनको फर और फेदर्स ऑफ एनिमल्स पे एंड जैसे जैसे एनिमल्स मूव करते हैं इनकी सीड्स जो है वो कैरी हो जाती है नए एरियाज में जैसे कि ज़ैंथियम एंड यूरेना एंड इनकी सीड्स जो है वो एनिमल्स के पास जाकर चिपक जाती है। सो जैसे जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे वो सीड्स भी अपने साथ साथ वहां पर लेकर जाएंगे। सिमिलरली कुछ फ्रूट्स उनके पास बार्ब स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जाकर इधर हो जाते हैं, जाके चिपक जाते हैं एनिमल्स के साथ जिसकी वजह से सीड डिस्पर्सल अगेन हो पाता है। देन वी हैव सेल्फ एक्सप्लोजन। तो हमारे पास कुछ प्लांट्स है जिनके फ्रूट्स क्या करते हैं, वो सडनली ओपन हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी सीड्स जो है वो फोर्सफुली बाहर जाकर गिरती है एंड इस एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म की वजह से सीड्स जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाकर गिरती है एंड प्लांट जैसे कि कैस्टर एंड बैलसम वो इस मेथड को यूज करते हैं सो दैट उनकी सीड्स जो है वो दूर दूर एरिया तक स्प्रेड हो सके। Then we have germination of seeds. So seeds from unripe fruits ये जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सकते क्योंकि ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। सो जर्मिनेशन होने के लिए सीड्स को क्या चाहिए, मॉइस्चर, एयर, राइट टेम्परेचर एंड सुटेबल सॉइल। सो जब उनको ये सारी कंडीशंस मिल जाती है, जब एक सीड को ये सारी कंडीशन मिल जाती है सो सीड क्या करती है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है एंड उनको ग्रो करवाने में हेल्प करवाती है। सो जैसे जैसे प्लांट डेवलप होता है वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है, वो अपना खुद का खाना प्रोड्यूस करता है एंड वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है। सो नाउ हियर वी हैव पिक अप मोर। सो सम बर्ड्स जैसे कि सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, इनके पास क्या होता है, स्मॉल नैरो बीक्स होती है जो कि पॉलिनेट कर सकती है फ्लावर्स को, राइट। तो हमारे पास कुछ मैमल्स है जैसे कि बैट्स एंड रोडेंट्स जो कि फ्लावर्स को पॉलिनेट कर सकते हैं।
सो नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव रैप अप। सो हमारे पास कुछ प्लांट्स है जैसे कि फर्न्स एंड मॉसेस, ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली एंड दैट इज थ्रू स्पोर्स। देन फ्रैगमेंटेशन किसके अंदर हमको देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा के अंदर। देन हमारे पास कुछ अंडरग्राउंड स्टेम है जैसे कि जिंजर एंड टर्मरिक, एंड ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, थ्रू दी राइजोम्स। प्लांट्स जिनके पास फ्लावर नहीं होता या सीड्स नहीं होती, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एंड जब मेल सेल और फीमेल सेल आपस में फ्यूज होता है, सो वो क्या बना देते हैं, जायगोट। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स, जो कि एक मेल गेमीट है। नेक्टर एक स्वीट लिक्विड है जो कि हमारे बेस ऑफ फ्लावर में होता है। जायगोट ही है जो कि बेबी प्लांट में जाकर डेवलप होता है, एंड इन्हीं को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो। So now students, here on the basis of the chapter you have this exercise, and in this exercise you have few questions. You also have case study and prescribed questions. So I want you all to complete this exercise, and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter बहुत अच्छे से समझ आया होगा, and now I am going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.